तो जैसे कि ये एरर दिख रहा है इसमें, अडप्टर वोल्टेज एंड टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा जो एरर आ रहा है डेल में पर्टिकुलर ये एरर आता है। और इसमें इसी को समझना है कि एक्चुअली ये आता क्यों है, और इसमें जो PSID का जो एरर के लिए आता है, PSID फेल होने के कारण से एरर जो आता है ये, तो ये PSID एक्चुअली है क्या और इसको कैसे ठीक करना है। फिलहाल ये तो कंप्लेन में आया है, और मतलब ये कहीं से रिटर्निंग आया है, रिपेयर के लिए गया था पर हुआ नहीं है। बट तो ये हम लोग जो हैं कुछ हमारे पास ये मिला कि 4 नंबर, हम 4 नंबर पे हैं, यानी कि 3 लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। तो इसमें देखना क्या है कि इसमें ऐसा क्या है कि 3 लोग अगर काम किए हैं और ये सॉल्व नहीं हुआ है, सही है। तो शायद आप लोग को प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं है PSID होता क्या है। किसी को आइडिया है? जितने भी ऑनलाइन से अनम्यूट करके बोलो, नहीं सर। अनम्यूट करके बोलिए, थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ही। PSID चलो मैं बोर्ड को पहले बाहर निकालता हूँ, और इसमें कुछ पहले PSID कहाँ पे है लोकेशन में बताता हूँ। आप लोगों को सबको मालूम है, आप ठीक करते हो, लेकिन कैसे काम करता है ये नहीं मालूम ना। ऐसे ही है ना? हाँ हाँ सर। चलो मैं अडेप्टर का यूज़ कर रहा हूँ अभी। मैं DC मशीन, DC मशीन यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको बोर्ड को ऑन करने के लिए। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो PSID वाला लाइन जो है, मैं स्कीमेटिक पे एक बार आना चाहूँगा। तो स्कीमेटिक पे आते हैं, ये इसका स्कीमेटिक है। और अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पे PSID ID, ये सीधे लेके जाएगा कहाँ पे, एक तो IO पे, और दूसरा जो हमारा चार्जर का कनेक्टर है ना। तो ये DC कनेक्टर जो है, तो DC कनेक्टर ये हो गया, ये वाला कनेक्टर ये। अब इसमें देखो यहाँ पे PSID लिखा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इसके रिलेटेड ही इशू है, और ये चार्जिंग करने के लिए उसके सीक्वेंस में है। मतलब ये रिक्वायर होता है जब आपको चार्जिंग एनेबल होगा एड्रेस के थ्रू। अगर ये नहीं रहेगा प्रेजेंट तो आपका चार्ज एनेबल नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली इसका प्रॉब्लम मैं समझाऊँ तो ये इसका इस लैपटॉप में पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये था कि ये कभी चार्ज होता था, कभी नहीं होता था। तो ये कहीं पे दिया गया था रिपेयर करने के लिए। तो एक जगह दिखाया नहीं हुआ, दूसरा जगह दिखाया नहीं हुआ, तीसरा जगह दिखाया नहीं हुआ, हम लोग चौथे हैं। तो हम लोग कुल मिला के कितने जने यहाँ पे, लगभग 4 जन है ना, 4 और मेरे लोग 5, मतलब हम 5 आदमी इसको बना रहे हैं, मतलब इसको। तो इसको बनाएंगे भी और इसके बारे में जानेंगे भी कि एक्चुअली है क्या इसमें, PSID में दिक्कत क्या है और होता क्या है PSID, और इसमें दिक्कत क्या हुआ कि 3 लोग नहीं बना पाए हैं। तो एक बार के लिए मैं इसका कुछ कंडीशन दिखाऊंगा, फिजिकल कंडीशन। तो इसका फिजिकल कंडीशन ये है कि चार्जिंग के लिए जब ये गया है, तो जितने लोग भी काम किए हैं इसमें, तो देखो आई थिंक ये कोर IC है ना, कोर सप्लाई के लिए। और यहाँ पे जो PSID का सर्किट है, तो एक यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग मिल दिख रहा है मेरे को, दिखाई दे रहा है, यानी कि शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे एक डायोड PD5 कुछ है, वहाँ पे कुछ कंपोनेंट नहीं है। और ये कुछ रजिस्टर, मतलब यहाँ पे तो मेरे को टीजर चाहिए, ये रजिस्टर मिसप्लेस है, मतलब ये सही तरीके से लगा नहीं है, ये भी सही तरीके से लगा नहीं है। प्लस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सारे को चेंज किया हुआ है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है ना। तो अगर इसको अपोजिट साइड में अगर हूँ चार्जिंग IC की तरफ, तो इसमें ये चार्जर IC है इसका, और आई थिंक इसको भी रिप्लेस करके देखा जा चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हमारे पास PSID का एरर है तो चार्जर IC रिप्लेस क्यों करना, एक क्वेश्चन है। जबकि यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है
तो आई थिंक इसमें हमें देखना चाहिए कि आगे और है क्या। तो पहले इसी के केस स्टडी से स्टार्ट करता हूँ मैं कि इसमें ये क्यों सॉर्टिंग किया गया है, क्या है क्या ये। तो जैसे दिख रहा है पी क्यू 6 है और ये पी डी 5 है। तो एक बार सर्च करते हैं पी क्यू 6 है क्या स्कीमेटिक पे। तो ऑलरेडी तो यहाँ पे है, इसमें मिल जाएगा ना ये सेटिंग सर्किट। अच्छा ये पी डी 5, हाँ पी डी 5 ये है जो कि @ है, ये भी नहीं भी हो सकता है ये। हाँ तो दूसरा चीज़ पी डी 5 हाँ नहीं है, ठीक है। और ये भी अदर है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है। हम्म, तो हमारे को क्या चाहिए, पी क्यू 6। हम्म, पी क्यू 6 है और रजिस्टर यहाँ पे जो है पी क्यू 6 में अगर देखा जाए तो पी क्यू 6 के पास 2 रजिस्टर लगा है यहाँ पे। अगर देख रहे हो तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पी क्यू 6 में 2 रजिस्टर है। पी क्यू 6 एक मॉसफेट अगर है तो इसका यानी कि सोर्स पे लगा है 2 रजिस्टर, जिसको एक रजिस्टर शॉर्ट है और दूसरा रजिस्टर लगा है मतलब। ठीक है। तो अब फिर से आते हैं स्कीमेटिक पे। स्कीमेटिक पे अगर आते हैं तो हमारे पास 2 रजिस्टर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो नहीं है, ये है ही नहीं इसमें। एक रजिस्टर ये है और दूसरा रजिस्टर ये है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम मेजर करते हैं यहाँ का, इसका वैल्यू मेजर करेंगे। तो कौन सा रजिस्टर में अगर हमारे पास बोर्ड व्यू नहीं है, अगर बोर्ड व्यू नहीं है तो भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास 2 रजिस्टर का लोकेशन है बट एक रजिस्टर है एक नहीं है। तो एक को मेजर करेंगे तो दूसरा कौन सा मिसिंग है मालूम चल जाएगा ना, चलेगा कि नहीं। हाँ सर। तो चल जाएगा सर। एक सेकंड, कौन बोल रहा है। तो एक रजिस्टर ये है और इसका वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है वो देखेंगे। इसको मैं रेजिस्टेंस मोड पे करता हूँ बीएमएम को। ये 32 यानी कि 33 ओम्स, मतलब ये नॉन वैल्यू है, ये रहता है। और प्लस यहाँ पे भी देखें अगर तो देखो ये 33 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे है ना, ये है ना। हम्म, तो अब यहाँ पे जो शॉर्ट किया गया है ये रजिस्टर ये हो सकता है ना। तो पहले हम यहाँ का जो कंडीशन है जो इस पर्टिकुलर पिन पे PSID पे, उसको एक बार मेजर करते हैं कि यहाँ पे मिल क्या रहा है हमारे को, कोई सप्लाई मिल रहा है, कोई वेवफॉर्म मिल रहा है कि क्या मिल रहा है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, इसको डायग्नोस करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे भी। तो एक बार मेरे को अडेप्टर चाहिए, मैं अडेप्टर ले आता हूँ क्योंकि मैं इसमें DC मशीन यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं एक बार DSO यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो दोनों चीज़ पता चल जाएगा, वेवफॉर्म भी पता चल जाएगा और वोल्टेज जो भी है यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये लो, अगर मैं यहाँ पे रखूँ आउटपुट पे पिन पे DC जैक पे, तो 1 वोल्ट पर डिवीजन अगर रखा जाए तो यहाँ पे ये हाई मिल रहा है। मतलब देखो इसको अगर ट्रिगर पे भी लाएं, यहाँ पे हाई है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेवफॉर्म है नहीं, जबकि यहाँ पे वेवफॉर्म होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको केस को समझते हैं। तो वेवफॉर्म यहाँ पे है नहीं, सिंपली एक वोल्टेज है। और ये वोल्टेज का कैसा आ रहा है, एक बार ट्रिगर मोड पे हम ले लें तो हमारे को समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपली 90 डिग्री पे आ रहा है, यानी कि ये Vmax पे जाके रुक रहा है। और ये 3.3 वोल्ट है, यानी कि पुल अप रजिस्टर यहाँ पे शॉर्ट किया गया है, जो कि इसका रेफरेंस के लिए लगाया गया है, यही ना।
हाँ अगर सर। इस दूसरा चीज़ का ट्रिगर पे लूँ तो मैं राइजिंग एज पे कैप्चर करना चाहूँगा वेवफॉर्म को, कि क्या कोई वेवफॉर्म इधर मिलता है। तो फिलहाल कोई वेवफॉर्म नहीं है। अगर इसको मैं रन पे ले आऊँ वापस से, तो एक बार के लिए कॉलिंग एज पे देख लेता हूँ कि बहुत जल्दी आके भी चला जाता है डेटा ना। तो ये रहा, नहीं यहाँ पे सिर्फ राइजिंग एज है, यानी कि ये सीधा 90 डिग्री पे जाके ये कंटिन्यू कर रहा है। तो अब दूसरा रजिस्टर जो है यहाँ पे, अगर इसको हम देखें तो एक सैंपल और ले लेता हूँ, मैं कैप्चर कर लेता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। तो ये रहा, VDC लगाया मैं इसमें। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसी बार एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्री स्टडी के साथ में है ना। हाँ सर। तो एक सैंपल तो मैं कैप्चर कर लिया, बाकी इसको सेव भी कर लेता हूँ ताकि हमको कंपैरिजन करने में सुविधा होगा। चलो वेवफॉर्म सेव हो गया। तो अब ये जो सॉर्टिंग है, तो हमारे पास ये कौन सा रजिस्टर है जो सॉर्टिंग किया गया है, ये रजिस्टर है। यानी कि ये 33 ओम्स इसमें लगा हुआ है और 2.2 के ओम का। 2.2 किलो ओम्स को ये लोग 0 ओम्स बना दिए हैं, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर को हाई कर दिए हैं। और अब जैसे कि ये सप्लाई आ रहा है कहाँ से, 3.3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट ऑलवेज, यानी कि LDO से होगा, या LDO से होगा या फिर KBC पावर से होगा। ठीक है, दो जगह से हो सकता है हाँ। पॉसिबिलिटी। ये रहा PSID पर्टिकुलर इस सेक्शन से आउटपुट। अब यहाँ पे इतना सारा कंपोनेंट लगा है, तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं ये भी रिप्लेस किया हुआ है, ये भी रिप्लेस किया हुआ है, और इसको तो मिसिंग ही है, मिसिंग नहीं है, ये @ मतलब लगा भी होगा या नहीं लगा होगा। तो अब नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये तो हमारे को लगा ESD प्रोटेक्शन के लिए। तो अब हमको देखना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं ठीक करने के लिए। तो एक रजिस्टर जो लगा है, इस रजिस्टर को ठीक करना पड़ेगा हमको। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक से याद रखना इस चीज़ को, स्टेप वाइज मैं जैसे बता रहा हूँ। और इसमें कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था डेमो क्लास के लिए, तो इसको एज ए डेमो कंसिडर भी कर सकते हैं। हम शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि प्लस कुछ लोग ऐसे भी बोले थे कुछ DSO का वीडियो चाहिए उनको, तो DSO का वीडियो एक्चुअल में क्या होता है DSO सीखने के लिए, ये भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। और एक्चुअली DSO ही सीखते हैं या हम क्या प्रेस करते हैं या क्या सीखना है, वो उसमें थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा। तो एक रजिस्टर निकल गया। तो अगर ये अब यहाँ का देखें वेवफॉर्म क्या है, तो आई थिंक ये यहाँ पे वेवफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये पुल अप रजिस्टर तो हट गया है। तो ये रहा, ये आ गए हम। और यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज नहीं है, यानी कि 0 वोल्ट पे रुका हुआ है ये वेवफॉर्म, कोई वोल्टेज है नहीं और ना ही कोई ये है। तो मतलब हमारे को ये पुल अप रजिस्टर लगाना पड़ेगा ना, ये पुल अप रजिस्टर। और ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 3.3 है, 3.3 है यहाँ पे, इस साइड नहीं है। तो पुल अप रजिस्टर चाहिए, क्यों चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो पुल अप रजिस्टर के लिए मेरे को एक रजिस्टर लाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एस्कीमेटिक। कितना है, 2.2 के। तो मैं यहाँ पे 2.2 के तो नहीं दिख रहा, 2 के 7 है, उसको भी लगा सकता हूँ, या 2 के है, 2 के भी चलेगा, 2 के मैं लगा सकता हूँ। तो अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे।
ताकि हमको देखने में आसानी हो। और इसको सोल्डर कर लेते हैं ताकि ये इसका एक रिक्वायरमेंट जो रजिस्टर हटाया हुआ है यहाँ से वो काम आ जाए। ये रजिस्टर लग गया। अब यहाँ पे हम वेवफॉर्म चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या वेवफॉर्म मिल रहा है ना, और क्या सप्लाई मिल रहा है। तो आ जाते हैं वापस से यहीं पे, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एडेप्टर DSO ले लेते हैं। अब यहाँ पे तो ये सप्लाई तो आया लेकिन वेवफॉर्म में है। तो दोबारा से चेक करते हैं। बंद है हल्का सा वेवफॉर्म। चलो फिर से बंद करके चालू कर लेते हैं। ट्रिगर मोड पे ले आएंगे। बना सर। हल्का बना है हाँ। लेकिन इसमें देखो वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रहा है, दिख रहा है? हल्का ऊपर नीचे हो रहा है। ये इसमें फ्लक्चुएशन यानी ग्लिच है, दिख रहा है? तो मेरे को लगता है कि अभी ये ओरिजिनल प्रॉब्लम रिस्टोर हुआ, यानी कि जो कस्टमर का इशू था, मतलब कभी चार्ज होना कभी नहीं होना, मतलब ये जैसे यहाँ पे ग्लिच है तो पॉसिबल ये है कि कभी ये साइड ही ओके चल रहा होगा और कभी नहीं चल रहा होगा, जिसके कारण से कभी चार्ज होता होगा कभी नहीं होता होगा। तो अब फिर से वहाँ का सैंपल एक कलेक्ट करते हैं कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो अभी भी ग्लिच है इसमें। हमको यहाँ पे Vmax पे क्या चाहिए, जो इसका सोर्स सप्लाई है इस पे, तो यहाँ पे कम या ज़्यादा हो रहा है और ग्लिच भी दिख रहा है यहाँ पे। तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगर पे लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इसका राइजिंग का कंडीशन क्या है। तो कुछ इस तरह से राइज हो रहा है, ये देखो ग्लिच आ रहा है। ये ग्लिच है, ग्लिच है इसमें। इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ग्लिच है इसमें, तो एक सैंपल ये ले लेते हैं ताकि ये काम आ जाए। सैंपल ठीक है। अब फिर से एक बार के लिए, अब इसको एक बार क्या करेंगे हम, अगर ये 1 वोल्ट पे है तो अभी भी ये नीचे हो रहा है, यानी कि दिक्कत है। अब देखो ये 2 वोल्ट पे आ जा रहा है कभी कभी, दिख रहा है, यानी ग्लिच है। तो फिर से अब इसको फॉलोइंग एज पे डेटा लेते हैं कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें तो क्या हो रहा है ना। तो अब मैं इसको बंद किया, अब फिर से अभी डीसी कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है V- भी जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। और चलो ये भी सैंपल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा। तो कुल मिला के ये मालूम चलता है कि इसमें PSID का ही लफड़ा है और इसी के लिए ये रिटर्न आया है, और यही ओरिजिनल प्रॉब्लम था कस्टमर का। बाकी यहाँ पे और सेकेंड रिटर्न में हमारे पास आया है, जो कि अब हमसे बनेगा या नहीं हम देखते हैं। ठीक है, तो अब इस सर्किट को थोड़ा सा अगर समझ लें हम कि ये काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा इसको रिपेयर करने में हमको आसानी होगा। तो सिंपल सा चीज़ है ये। एक्चुअली ये यहाँ पे PSID लिखा है, ठीक है, और जनरली मैक्सिमम लोग इसको PSID के नाम से ही जानते हैं, है ना, और इसे PSID ही बुलाते हैं। लेकिन ये PSID जो है
ये सिंपल मैं आपको बताऊं, ये नेट का नेम है। ये जो नेट है, इस नेट का नेम दिया गया है PSID। और इसका ओरिजिनल फॉर्म अगर देखा जाए, अगर इसका बात किया जाए कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें वेवफॉर्म क्यों आएगा? अगर एक सिंगल वायर है तो वेवफॉर्म क्यों आएगा? अगर वेवफॉर्म आ रहा है तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल है ना, हाँ प्रोटोकॉल तो है। अब ये कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन अगर देखोगे तो इस कम्युनिकेशन का नाम होता है हमारा वन वायर, जो कि एप्पल में भी होता है और उसमें क्लियरली लिखा होता है कि ये वन वायर का सर्किट है। देखे हो ना? तो ये वन वायर है और ये इस नेट का नाम दिया गया है PSID। और हो सकता है कि अडोप्टर आईडी भी लिख दे, है ना, अडोप्टर आईडी भी लिख दे। वो डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर। अगर मैं डेवलपर हूँ तो मेरा मन जैसा करेगा, मैं जैसे उसको आइडेंटिफाई करूँगा उसको ऐसा लिख सकता हूँ उस पार्टिकुलर नेट को। तो अब जो है, अब यहाँ पे अब इसको हम एक सिंपली वायर कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसको हम कंसीडर करेंगे बस में, ठीक है। बस डेटा कलेक्ट, अगर इसमें डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम इसको एक वायर कैसे बोल सकते हैं, या सिंपल नेट कैसे बोल सकते हैं? ये हमको कम्युनिकेशन लाइन है ये, यानी कि इसको हम बस के नाम से ही जानेंगे। और अभी इस बस में होता क्या है, कुछ डेटा ट्रांजेक्शन होता है वन वायर प्रोटोकॉल के रूप में, है ना। तो इसमें कम्युनिकेशन होता कैसे है, वन वायर है क्या? तो वन वायर का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिटेल। वन वायर होता क्या है? वन वायर ये है कि इसमें सिंगल एक वायर है, ये एक वायर है। और वो कैसे है दिखाता हूँ। और इसमें बेसिकली मास्टर, दो डिवाइस होते हैं। मास्टर दिख रहा है, मास्टर होगा ये, और दूसरा स्लेव होगा। स्लेव में ये कंसीडर कर लो, स्लेव में तो ये स्लेव होगा। और इनके बीच में कम्युनिकेशन जो होगा, अरे यार कहाँ गया, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, वो एक ही वायर पे होगा। और एक वायर में होता क्या है, उसमें डेटा भी होगा और सप्लाई भी होगा। और उससे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है देख लो। अगर ये अपना यहाँ पे देखो, ये डेटा लाइन है, ठीक है। और जो दूसरा है रिटर्न, यानी कि ग्राउंड, इसको 0 वोल्ट ग्राउंड, ये ग्राउंड है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो वायर है, ये वायर आके कनेक्ट होता है कहाँ पे, आपका यहाँ पे। और ये जो ग्राउंड होता है कनेक्ट होता है कहाँ पे, ये तुम्हारा रिटर्न पे। और ये VCC चाहिए होता है इस स्लैब के लिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे इसके लिए तो सब चलने के लिए तो सप्लाई चाहिए ना। कुछ किसका नॉइस हो रहा है, साउंड म्यूट करो, जिसका साउंड म्यूट करो, नॉइस हो रहा है इसका। और मास्टर के अंदर क्या होता है, अब इसमें एक वायर में सप्लाई भी है, वन वायर में सप्लाई भी है और डेटा भी है। तो इसको सप्लाई देने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है हमारे को। अब इसमें क्लियरली यहाँ पे एक चीज, इसका एक मतलब ब्लॉक डायग्राम अगर देखें, थोड़ा सा हल्का ब्लॉक डायग्राम देखें, तो इसके अंदर जो है एक ओपन ड्रेम सिस्टम है। ओपन ड्रेम यानी कि ये टू स्टेट पे काम करेगा। कौन सा स्टेट होगा, लॉजिक लो और लॉजिक हाई, ठीक है। दो ही स्टेट होना चाहिए इधर, कोई तीसरा स्टेट होगा नहीं इधर। तो ओपन ड्रेम का मतलब हम पहले समझाया था, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे थे तब, याद होगा ना आप लोगों को। तो यार हाँ, तो अब यहाँ पे जो है, अब एक चीज देखोगे, ये तो वन वायर का कम्युनिकेशन हो गया इनका, ग्राउंड और किससे। मैं एक चीज फिर से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये डेटा हो गया, अब ये ग्राउंड से ग्राउंड यहाँ कनेक्ट हो गया। और इसके लिए जो वन वायर पे जो सप्लाई चाहिए, ये होता है हमारा पुल अप रजिस्टर,
जो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू माइक्रो कंट्रोलर, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर। तो हमारे इस आर्किटेक्चर में 3.3 से लिया गया है पुल अप रजिस्टर, ये जो कि कौन सा रजिस्टर है, इसमें जिस रजिस्टर को ये शॉर्ट कर दिया गया था, यानी कि पहले जिसने भी काम किया इस पे, इस रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया था, जबकि इसको सप्लाई देने के लिए ये रिक्वायर्ड है। ये क्या है, बस 3 वोल्ट ये लेवल। अब यहाँ से क्या है, वोल्टेज इसको पुल अप लिया गया है। तो अगर किसी बंदे ने इस रजिस्टर को डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट कर देता है, तो क्या ये पुल डाउन होगा, यानी कि इस लाइन पे 0 वोल्ट आएगा या लॉजिक लो होगा? नहीं होगा। अगर लॉजिक लो नहीं होगा तो क्या ये कम्युनिकेशन वर्क करेगा? नहीं। क्योंकि ये तो क्लियरली 2 स्टेप पे वर्क कर रहा है, लॉजिक लो और लॉजिक हाई। ठीक है, तो अब देखो बंदे का नॉलेज क्या होगा, आप खुद डिसाइड कर लो कि पुल अप रजिस्टर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसको बाईपास कर देता है। ठीक है, ये बात हो गया। प्लस अब यहाँ पे हम देखें, अगर सिंपली हमारे को यही चाहिए, आप कंसिडर कर लो, इसको मैं बताता हूँ आप इसमें क्या कंसिडर करना है। आपको एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको यानी मास्टर डिवाइस को समझ लो SIO यानी कि IO कंट्रोलर, और इसको समझ लो आप अडाप्टर। ठीक है, ये अडाप्टर है आपका। तो इनके बीच में 3 वायर ही होता है अडाप्टर के। अगर अडाप्टर का देखा जाए तो 3 ही वायर है। अगर इसमें 20 वोल्ट का एक लाइन ऐड कर दें तो 20 वोल्ट का एक लाइन आएगा, जो कि हमारे को सोर्स सप्लाई होगा, क्या DC सोर्स होगा, और ये ग्राउंड तो कनेक्ट रहेगा ही। और तीसरा वायर कौन सा बनता है हमारा, जो 1 वायर का, समझ रहे हो ये। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी कि इस स्कीमेटिक के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से सर्किट कंप्लीट है और डेटा ट्रांजैक्शन इसमें होगा ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है, लेकिन आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे स्कीमेटिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्किट मिल रहा है, जो कि इतना सारा कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है। लेकिन हमारे को सिंपली ये जो पिन है हमारा, अगर आप कंसिडर, इसको मैं सिलेक्ट करके लेता हूँ, तो ये कहाँ लेके जाता है, देखो मास्टर पे लेके जाएगा। मास्टर कौन है, IO, और ये 36 नंबर पिन से कॉन्फ़िगर किया गया है, और ये पिन टाइप क्या है, GPIO, दिख रहा है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं इतना ही को लेता हूँ GPIO। और GPIO क्या है वो भी बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमको याद रखना है 36 नंबर पिन, ठीक है। और अब बीच वाला जो कंपोनेंट है उसको ये समझो तो ID नेट का नेम है, और हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये अब सवाल उठता है, ये कंपोनेंट क्या है, किसी को पूछना है इसके बारे में, क्या है ये? क्योंकि मैं किस बाईपास कैसे होता है? मैं जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे 2 डिवाइस है, एक मास्टर और एक स्लेव। इसको आप अडाप्टर समझो, इसको अडाप्टर समझ लो, और इसको SIO समझ लो, ठीक है। तो अब इसके बीच में हम लोग कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ ग्राउंड चाहिए, और जो इसका IO का कनेक्टिविटी चाहिए, जो 1 वायर का बस है ना। तो अब ये बताओ कि ये क्यों ऐड किया गया है इसमें, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ से आया है आपका DC कनेक्टर से इस MOSFET पे आ गया है, और दूसरा एक रजिस्टर लगा है, तीसरा ये डायोड लगा है, चौथा एक डायोड लगा है, पांचवा ये रजिस्टर तो है। ये तो रजिस्टर तो खैर हमको चाहिए, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है, पुल अप रजिस्टर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है इस पर सप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट किस लिए है,
बताओ। दूसरा चीज ये भी क्वेश्चन है कि अगर अगर इतना ही में हम ऐड कर दें, यानी कि आईओ से सीधा अडोप्टर पे जोड़ दें, तो क्या काम करेगा? पीएसआईडी एरर चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा सर, डायरेक्ट भी काम कर जाता है। काम क्यों करता है? क्योंकि रिक्वायरमेंट उतना ही है, रिक्वायरमेंट ग्राउंड और एक जो बस है वन वायर का वो उतना ही है। बाकी ये जो है ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। इतना सर्किट जो है इसमें यूएसबी प्रोटेक्शन के लिए है। क्यों है? क्योंकि जो जीपीआईओ पिन है, जीपीआईओ पिन जो है डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है? माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा है ना। जी तो अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर का जो जीपीआईओ पिन है, अगर हम यूजर को पकड़ा दें, अगर माइक्रो कंट्रोलर का जो जीपीआईओ पिन है उसको अगर यूजर को डायरेक्टली दे दें, यूजर को, तो यूजर क्या करेगा उसके साथ? अगर यहाँ पे 3.3 का Vmax है, यानी कि वोल्टेज मैक्सिमम लेवल जो यहाँ का है वो 3.3 है, 3.3 वोल्ट यहाँ पे कंसिडरेबल है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं। तो मान लो सेम पिन टाइप सेम में अगर ये डेल है तो एचपी भी तो आता है ना। जी अब दोनों का बीच वाला पिन यानी कि अडोप्टर आईडी या पीएसआईडी जो भी बोल लो का डिफरेंस क्या है? एचपी में 19 वोल्ट मिलता है ना। तो अब कोई मान लो यूजर इसको यहाँ पे ला के इसको डाल दिया इसमें, तो क्या होगा? डायरेक्ट जीपीआईओ पिन को एक्सेस कर लिया ना अडोप्टर, तो क्या होगा? जीपीआई माइक्रो कंट्रोलर गया ना, बर्न हो गया। तो उस केस में उस प्रोटेक्शन के लिए लगाया ये सर्किट कि इस सिग्नल को बाहर लेके जाना है, इस बस को बाहर लेके जाना है और बाहर से कुछ डेटा कलेक्शन करना है जो होगा अडोप्टर का कुछ इंफॉर्मेशन होगा, जैसे कि उसका वाटेज हो गया, ब्रांड हो गया, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अडोप्टर के अंदर सेव किया गया है वो उस इंफॉर्मेशन को ला के वो माइक्रो कंट्रोलर को हैंड ओवर करेगा, लाएगा, वो माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा खुद वहाँ से और उसको उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करवाएगा। अगर वो डेटा वैलिड है तो सीक्वेंस आगे जाएगा, नहीं है तो एरर आएगा और एरर को स्किप करके जाओगे तो चार्जिंग नहीं होगा। ये होता है इसका बेसिक वर्क, है ना। तो अगर आप सिंपली आप यहाँ से भी एक जंपर लगा दो तो भी आपका काम हो जाता है। लेकिन क्या होगा, जब यहाँ से कोई टेम्परिंग होगा यानी कि कोई मिसहैंडलिंग होगा इधर से, तो आपका सीधे के सीधे आईओ शॉर्ट हो जाएगा। तो कभी भी गलती से भी इसको सर्किट को बाईपास मत करना, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझ में आया आपको, आप लोगों को? जी सर। तो अभी चलो इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा सर्किट जोड़ता हूँ, इसको बंद करो। चलो ठीक है। तो अब देखो मैं उसी को जो मैं थोड़ा सा वहाँ से कॉपी कर लाया हूँ कि आपको समझाने हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास्टर डिवाइस, ये हो गया स्लैब, यानी कि क्या है ये आईओ हो ये आईओ हो गया और ये हो गया अडोप्टर, है ना। तो अब ये जो पीएसआईडी है क्या करेंगे अपन, सीधा इसमें डाल देंगे और यहाँ से इसमें यहाँ डाल देंगे, हो गया ना कंप्लीट सर्किट जी सर विथ प्रोटेक्शन। तो अभी हमको देखना है कि जो प्रॉब्लम इसमें है क्या मास्टर में है यानी कि एसआईओ में, या स्लैब में है यानी कि अडोप्टर में, या इस प्रोटेक्शन सर्किट में है, या फिर इस बस में है। कहाँ पे है प्रॉब्लम कि रेक्टिफायर नहीं हुआ। हमारे को ये कितना टोटल चीज देख करना है, एक ये आईओ देखना है, एक अडोप्टर देखना है, एक प्रोटेक्शन सर्किट देखना है और दूसरा वन वायर का बस लाइन देखना है। तो आते हैं केस स्टडी पे, ठीक है।
तो और दूसरा चीज़ अगर इसको देखोगे, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ इसमें कि इसका ऑपरेशन क्या होता है, इसमें होता क्या होता है बेसिक काम। तो इसका इतना तरह का इसमें बिट्स डेटा चलते हैं, दिखाता हूँ तो एक तो रीसेट होगा, रीसेट होता है, ये वाला रीसेट बिट आता है। उसके बाद राइट 0 बिट, उसके बाद राइट 1 बिट, और उसके बाद रीड बिट, रीड ए बिट फ्रॉम द वन वायर स्लेप्ट रीड टाइम स्लॉट, है ना। तो इसमें इतना तरह का फंक्शन है, ऑपरेशंस है, और इसके अंदर हमारे को ज़्यादा जान के कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हमें ना इसको डिजाइन करना है और ना ही हमको इसको एनकोड करना है। प्लस दूसरा चीज़ है उसका वेवफॉर्म कैसा होता है। तो अगर देखोगे तो जैसे कि राइट 1 का वेवफॉर्म कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना, कुछ इस तरह से मिलेगा। और दूसरा चीज़ राइट 0 का वेवफॉर्म ऐसे मिलेगा, और रीड का वेवफॉर्म ऐसे मिलेगा, और रीसेट का वेवफॉर्म क्या मिलेगा, इस तरह से। तो टोटल 4 ऑपरेशन का अलग अलग वेवफॉर्म यहाँ पे है, और इसको ही हमको प्रूव करना होता है, ना कि डीएसओ के बारे में सीखना होता है। मैं डीएसओ के बारे में बोला था ना कि डीएसओ भी बताऊंगा। तो इस डेटा को हमारे को प्रूव करना होता है, और जो कि हमारे को डीएसओ में नहीं मिला, ये डेटा नहीं मिला हम जब उसको मेजर कर रहे थे। मिला था क्या? नहीं मिला। तो मैं वेबफॉर्म भी ले आता हूँ एक बार के लिए, ताकि आपको रेफरेंस के लिए काम आ जाए। वो भी चेक करवा देता हूँ मैं। लाइब्रेरी इमेज में चलो, और किसका साउंड आ रहा है भाई, म्यूट कर लो। ये तीनों फाइल ले लेते हैं इसमें, और इसको ऐसे तो एक एक करके मैं वेबफॉर्म लगाता हूँ ताकि हमको समझ में आए। तो ये 3 वेबफॉर्म है। अब मेरे को बताओ, इसमें एक चीज़ है, अगर आपके पास डीएसओ है ना, तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता दिया कि आपको पीएसआईडी देखना है। तो सेटिंग बताता हूँ आपको कि यहाँ पे 500 मिलीवोल्ट पे रख लो, और ये सेटिंग टाइम इतना रख लो। आपको इस तरह का वेवफॉर्म दिखेगा, तो आपका पीएसआईडी ओके है और बैड है। तो इसमें आपको कितना नॉलेज मिला बताओ मेरे को। ये जो चीज़ बता दिया मैं आपको कि यहाँ पे इतना 3 सेटिंग रख लो, 3 सेटिंग रख लो, और 3 सेटिंग करने के बाद में आपको एक दिखेगा कुछ डेटा, कुछ ऐसा आने जाने ऊपर नीचे दिखेगा, उससे आपको पता लगेगा कि वहाँ पे डेटा चल रहा है। तो इसमें आपको कितना क्लियरिफिकेशन मिल रहा है बताओ। चलो इसको मैं बता दिया, एक सेटिंग, दूसरा सेटिंग ये, और तीसरा बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्या आप इससे डीएसओ चलाना सीख गए? नहीं सर। नहीं सर। तो अभी यही चीज हो रहा है। अगर लोग एक सेटिंग बताते हैं, इसको बताते हैं, और इसका वीडियो सेल करते हैं, है ना, जो कि हमारे कुछ काम का नहीं है, स्क्रैप है, वो कुछ काम का नहीं है, डंप है। और दूसरा चीज कि अगर आपको, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि डीएसओ चलाना सिखाओ। डीएसओ चलाना में सिखाने की क्या है, आप तो डीएसओ का मैनुअल पढ़ लो डीएसओ का, उसमें आपको सारा डीएसओ के बारे में डिटेल है। बाकी आप मेजर क्या कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको वन वायर बता रहा हूँ, तो वन वायर में किस तरह का वेवफॉर्म आता है, और वन वायर कम्युनिकेशन होता क्या है, आपको थोड़ा डिटेल दिया, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है ना कि आपको कैसा ग्राफ चाहिए। हमारे को डीएसओ क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रिकल ग्राफ दे रहा है, और इसमें एम्पलीट्यूड पता होता है कि कितना एम्पलीट्यूड है, प्लस इसमें टाइम भी पता होता है कि कितना देर के लिए एक्सटेंड किया, है ना, प्लस इसमें कुछ एनकोडिंग होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको क्या जानना है, हमारे को यहाँ पे वेवफॉर्म ही समझना है। एज ए इलेक्ट्रिकल ग्राफ को वेवफॉर्म में वो शो करवाता है, उतना ही समझना है।
अब यहाँ पे डीएसओ वीडियो और डीएसओ में क्या सिखा सकते हैं किसी को। अब मैं अगर एसएम बस चेक करने जाऊँ, एसएम बस अगर डेटा क्लॉक चेक करने जाऊँ या फिर कोई क्लॉक चेक करने जाऊँ, सारे का सेटिंग अलग अलग है, सारे का बिहेवियर अलग अलग है, सारे का वर्किंग अलग अलग है। तो मेरे को डीएसओ के बारे में नहीं जानना है, मेरे को जानना है क्या, कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन जो लाइन है उसके बारे में जानना है, उसको समझना है, ना कि मेरे को डीएसओ को। डीएसओ को समझने के लिए मेरे पास मैनुअल है जो मैंने डीएसओ परचेज किया था, उसके साथ दिया है, बहुत सारा डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ एक तो हो गया। केस स्टडी पे आते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसमें। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है तो रीजन क्या हो सकता है। अगर स्कीमेटिक में देखें, अगर यहाँ पे 1 वायर का बस ड्रॉप हो रहा है या लो हो रहा है तो इसमें एलईडी प्रोटेक्शन के लिए लगा है क्या, एक तो अडाप्टर खराब हो सकता है। अडाप्टर कौन, किसका साउंड हो रहा है, ये अडाप्टर से जो आ रहा है यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा ये चेंज सर्किट, करो। सॉरी स्क्रीन भूल गया। हाँ, तो इसमें अडाप्टर का इशू हो सकता है। अडाप्टर तो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। अब देखना क्या है, इस सर्किट को इसमें कुछ ड्रॉप हो रहा है क्या, तो इसमें ड्रॉप करने वाला चीज है क्या, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप मिल रहा है, यहाँ पे ग्लिच मिल रहा है। तो इसके लिए क्या है, ये जो कि PD5 यहाँ पे है ही नहीं, निकाल दिया गया है ना। तो दूसरा चीज यहाँ पे मिसिंग था क्या, ये इसको हमने लगा रखा है। और क्या बचता है इसमें चेक करने के लिए, अगर इधर ड्रॉप करता तो हम अलग कुछ समझते। और तीसरा चीज ये है, ये मॉस्फेट है बट इसका सोर्स जो है ग्राउंड से है नहीं, तो इसको हम डाउट नहीं कर सकते, है ना। और क्या है यहाँ पे, तो सिंपल अभी ये बस बचा है और जो SIO, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं एक एक करके कि अब इसमें से क्या प्रॉब्लम निकल सकता है। तो DMM का हेल्प लेंगे उसको समझने के लिए, क्योंकि वेवफॉर्म तो अभी मिल नहीं रहा है प्रॉपर, तो वेवफॉर्म तो हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे क्या, यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे सिंपल। तो सप्लाई यहाँ पे कुछ मिल रहा है 3.3 अभी फिलहाल मिल रहा है, लेकिन ये ड्रॉप कर रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है ना। तो 3.3 अभी है यहाँ पे। चलो DSO लगा लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। वोल्टेज दिखा रहा है, सिंपल वोल्टेज तो है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ग्लिच ऐसा लग रहा है कि आ रहा है जा रहा है, हो रहा है ना। और कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। चलो अभी तो रुका हुआ है, लेकिन ग्लिच तो है ही ना, क्योंकि हमारे Vmax पे तो ग्लिच नहीं है, यानी कि 3 वोल्ट जहाँ से पुलअप लिया वहाँ तो ग्लिच है नहीं। तो अगर क्या हो सकता है, ग्लिच है इसमें, है ना, ग्लिच है। और इसका थोड़ा सा मैं अगर चेक करूं तो माइनर ग्लिच भी मालूम चल जाएगा। तो अगर इसको ट्रिगर मोड पे देख लेते हैं तो फिर से मालूम चल जाएगा। ट्रिगर मोड पे मिलाता हूँ, तो इसके लिए मेरे को राइजिंग एज देखना है कि जब ऑन हो रहा है तब क्या हो रहा है।
तो इस तरह का वेवफॉर्म मिल रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो 1 वोल्ट पर डिवीजन है, तो एटलीस्ट ये वीमेक्स पे जाना चाहिए, तो इंस्टेंटली वीमेक्स पे जा नहीं रहा है ये, है ना। धीरे 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 धीरे। तो ये दिक्कत है। अगर इसको मैं स्कैन मोड पे ले आऊँ एक बार के लिए, यानी कि टाइम कम कर दूँ, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहा, यहाँ पे मैं लगाया, इनकम टाइमिंग में दिख रहा है कि सही है बोल के, लेकिन ये राइज नहीं कर रहा है प्रॉपर, और ग्लिच है। सी कस्टमर तो बोला ही है ना कि उसका कभी मतलब कभी सही चलता है, कभी नहीं चलता है, और ये 3 जगह ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, चौथे हम हैं। तो एक बार के लिए फिर से टाइम में इसको ज़्यादा करता हूँ और ट्रिगर मोड पे लेंगे इसको, क्योंकि ये ट्रिगर मोड पे हमारे को कैसा मिलना चाहिए, किस तरह का मिलना चाहिए। नहीं ये यहाँ पे रुका हुआ है, इंग्लिश तो है इसमें, तो ट्रिगर पे हमारे को मिलना चाहिए कुछ ऐसा। दिखाता हूँ देखो, सिंगल मोड पे हम्म, हम्म, कुछ इस तरह से मिलना चाहिए, है ना, इस तरह से मिलना चाहिए ट्रिगर मोड पे, लेकिन मिल नहीं रहा है। फिर से यहाँ से सैंपल लेते हैं, तो इसमें देखो दिख रहा है, ये जो बैक साइड में जो ग्लिच है, इसको ही ठीक करना है हमारे। तो उसके लिए अगर ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो पीडी नहीं है, तो मेरे को लग रहा है इसमें बस कम्युनिकेशन में इश्यू होगा। एक बार के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ इसमें, क्योंकि कंपोनेंट सारा तो रिप्लेस हो चुका है ऑलरेडी, और रिप्लेस हो चुका है अगर, तो हम इसको ही देखते हैं कि ये बस लाइन प्रॉपर है या नहीं। तो 36 नंबर पिन पे गया है ये, 36 नंबर पिन से डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से इस पुल अप रजिस्टर पे, यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं आईओ के पास से ट्रैक भी कट करके चेक कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, लेकिन आईओ पे भी काम किया हुआ है यहाँ पे, मतलब देखो ना, दिख रहा है सब काम कर रखे हैं 36 नंबर पिन के आसपास। तो एक ही उपाय है यहाँ पे, इसको पहले अगर बस लाइन को डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनल लीकेज रह रहा है आजकल का बोर्ड में, तो यहाँ से अगर कट कर दें यहीं से, तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब एक सैंपल ले लेते हैं कि आपका अभी जो वेवफॉर्म आएगा वो किस तरह से आ रहा है। यहाँ से सैंपल लेंगे, पुल अप रजिस्टर में तो अगर आगे प्रॉब्लम होगा तो दिख जाएगा ना हमारे को। ट्रिगर पोजीशन 50% पे रख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी ऐसा मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे भी ऐसा मिल रहा है तो क्या होगा, अच्छा एक सेकेंड रुको, कटा नहीं ना, वो लाइन कटा नहीं अभी देखो ग्लिच नहीं, लाइन तो कटा है ना, मैं काट रखा हूँ यहाँ से, नहीं कटा है शायद से। कटा है, कटा है। ग्लिच देख लेते हैं एक बार के लिए, ग्लिच तो नहीं हो रहा है ना अभी, सप्लाई ड्रॉप तो नहीं कर रहा है ना पहले जैसे करता था। नहीं नहीं ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप नहीं कर रहा है अभी। वीरेंद्र जी कर रहे हैं क्या ड्रॉप?
नहीं नहीं सर। चलो इसको जूम करके देख लेते हैं ना, हमारे पास जूम का ऑप्शन है ना। अगर इसको मैं स्केल को बड़ा कर दूं तो अगर 200x पे भी मेरे को ग्लिच नज़र नहीं आ रहा है। नीचे वाला लाइन देखो, नीचे वाला, नहीं है, नहीं। हाँ अभी ये 500x पे है तो वोल्टेज कांस्टेंट है ना अभी। हाँ और जो पहला वाला ग्लिच है मे बी जो चार्ज ग्लिच होगा मे बी उसका आगे का सर्किट का। तो पहले वाले में सप्लाई भी ऊपर नीचे हो रहा था हल्का हल्का। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी ग्लिच नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे ग्लिच नहीं है तो सीधा सीधा हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, आयो। PSID का प्रॉब्लम यहीं से ही सॉल्व होगा, क्योंकि नेट का इशू हो सकता है। क्योंकि अगर 3 जगह घुमा है तो 3 इंजीनियर तो बेवकूफ़ होंगे नहीं ना कि इतना छोटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको मैं 36 नंबर 1 2 33 34 35 36 36 नंबर का जो पिन है, पिन भी उठा के देखें पिन भी उठा हुआ है लेकिन रजिस्टर को शॉर्ट करना मेरे को समझ में नहीं आया। रजिस्टर को शॉर्ट क्यों किया गया? क्योंकि तो उसका रिक्वायरमेंट है वो ना, वो तो उसका रिक्वायरमेंट है। तो एक वायर चाहिए होगा यहाँ से वहाँ लेने के लिए सिंपल, तो एक वायर लेते हैं। वीरेंद्र जी सो गए क्या? तबीयत खराब है। ये एक वायर है, इतना लंबा लेता हूँ ताकि वहां तक कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे ये हो गया। तो डायरेक्ट आईओ से कनेक्ट कीजिएगा। हाँ अगर नेट में इशू अगर है तो पता चल जाएगा। अगर डायरेक्ट आईओ से हम लोग यहाँ पे वहाँ तक एक वायर जोड़ देते हैं पुल अप रजिस्टर के पास में, तो हमको क्लियरली मालूम चल जाएगा कि अगर कोई ग्लिच होगा या कोई भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा तो या तो आईओ खराब होगा। नंबर 3 से अभी तो अगर नहीं हो रहा है तो प्रोटेक्शन सर्किट में तो कोई दिक्कत है नहीं, है क्या? नहीं भी खराब हो सकता है समय का। हाँ आईओ पॉसिबिलिटी रहता है खराब होने का, लेकिन आईओ चेंज नहीं हुआ ना इसमें, इसीलिए मैं डाउट कर रहा हूँ। आईओ चेंज नहीं हुआ है, पिन तो ऊपर करके देखा गया है। ये रहा, एक साइड शोल्डर हो चुका। नहीं हुआ, निकल गया। नहीं नहीं ठीक है ना। दूसरा चीज हमको जोड़ना है यहाँ पे, यानी कि पुलअप के बाद में। है ठीक है। तो अब एक बार देखेंगे, अगर यहाँ से सैंपल लें तो क्या वेवफॉर्म मिलता है, देखते हैं। तो ये रहा अडॉप्टर में कनेक्ट करता हूँ और ये ऑन हुआ। टाइम कम करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा कर रखा हूँ मैंने और ग्लिच चेक करने के लिए। तो डेटा तो आया यहाँ पे, अब देखना पड़ेगा ग्लिच। अच्छा अभी भी तो ग्लिच नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लाइन कांस्टेंट हो गया ना। इसको फिर उतना ही भी जूम करके देख लेते एक बार। 500x जूम, नीचे वाला लाइन देखो। नहीं है ना? नहीं ग्लिच तो नहीं है। पीसीबी खराब है ना सर उसका, हाँ उसका ये नेट ही खराब होगा। तो वायरिंग किया हुआ है। हाँ जहाँ से जो नेट आया है, जो कम्युनिकेशन हुआ है आईओ से और वहाँ तक के लिए। चलो ठीक है, अब इसको एक बार के लिए
डेटा सैंपल करते हैं यहाँ से कि जो डेटा मिल रहा है क्या वो सही है कि क्या है। तो एक डेटा सैंपल लेते हैं यहाँ से, है ना। वो लेंगे हम राइजिंग एज पे नहीं, फॉलिंग एज पे, ताकि अब एक मिला ना पहले डेटा, डेटा मिला एक, अगर देखा जाए तो सही है ना। अगर इसको और थोड़ा सा जूम करूँ मैं, तो अब देख लेते हैं कि ये इसमें PSID वाला एरर गया कि नहीं गया, है ना। तो एक बार के लिए मैं इसका स्क्रीन लगाता हूँ तो मालूम चल जाएगा। वीरेंद्र जी क्या डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नहीं नहीं है सब। ये कहाँ गया अडेप्टर? उसको चलो, अडेप्टर तो कनेक्ट हो गया, पावर ऑन करके देखना है। ऑन हो गया। डिस्प्ले नहीं है। कनेक्टर आई थिंक सही नहीं लगा है तो अब चलो करने दो, क्या होता है देखते हैं। स्क्रीन तो ब्लैक हो रहा है थोड़ा सा। क्या बोले? स्क्रीन में ब्लैक होता है ना। ब्लैक हुआ ना, ये स्क्रीन आएगा उसका। ब्लैक हो। डेल लिख के तो आ गया, एरर भी चला गया, एरर नहीं है। और हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव नॉट इंस्टॉल, यानी कि एरर चला गया PSID वाला। तो ये सॉल्व हो गया ना केस, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं होता तो एरर रहता। तो एक बार के लिए हटा देता हूँ इसको। इसका बैटरी भी एक बार देख लेते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसका चार्जिंग IC को भी छेड़ा हुआ है। तो लाने दो मेरे को बैटरी। ये रहा बैटरी इसका। अब इसका चार्ज चेक करेंगे। तो पहले वोल्टेज देख लेते हैं बैटरी पे कितना वोल्ट है, उसके बाद अडेप्टर लगाएंगे। तो ये है यहाँ पे, माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए। 13 वोल्ट है ना। अब इसको अडेप्टर लगाने दो, फिर क्या होता है देखते हैं। 13.6 है। अडेप्टर कनेक्ट करने से कुछ बढ़ता है कि नहीं देखते हैं। चार्जिंग लाइट कांस्टेंट हो गया, सप्लाई बढ़ना भी चालू हो गया, दिख रहा है। बढ़ गया। दूसरा चीज़, अगर इसका इंडक्टर पे भी अगर चेक करें हम तो भी वेवफॉर्म दिख जाएगा, तो चार्ज एनेबल हो गया। कौन सा इसका चार्जिंग के लिए कौन सा है, तो DSO पे देखो, इसमें वेवफॉर्म मिल रहा है ना, जी सर। तो चार्ज एनेबल हो गया। तो इस तरह से एक केस सॉल्व भी हो गया और आपका PSID के बारे में भी मालूम चल गया। अब इसमें कुछ मिस्टेक होगा क्या आप लोगों से कभी भी? नहीं नहीं इसके बारे में दोबारा पूछने का नौबत आएगा?
नहीं, वही सर्किट फाइंड करना है और उसको ठीक करना है। तो कुल मिला के हमारे को नेट बस में ही इशू था, है ना। प्रोटेक्शन सर्किट तो ओके था ये, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, ये PD5 हटा रखे हैं, प्लस ये तो है या नहीं मालूम नहीं। और दूसरा चीज़ ये भी नहीं था ना, PD6 भी नहीं था। तीसरा ये भी चेंज किया हुआ है, ये भी चेंज किया हुआ है। अगर जनरली कोई चेंज करता है तो स्क्रैप से ही चेंज करता है ना। दूसरा चीज़ इसको शॉर्ट कर रखा था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लो हो रहा था, ग्लिच आ रहा था, तो ये सोचे कि इसको शॉर्ट कर देंगे तो आपका अडोप्टर आईडी ओके हो जाएगा, क्योंकि 3.3 वहाँ पे मिलना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ओपन एंड ड्रेन सिस्टम पे काम करता है। जैसे कि या तो लो होगा, लो और हाई पे चलेगा, लॉजिक लो या लॉजिक हाई पे। तो अगर लॉजिक लो ही नहीं हो रहा था तो वहाँ पे क्या होगा। प्लस इसमें इस केस में क्या हो सकता है, इस रेजिस्टेंस को डायरेक्ट करोगे तो होगा ये कि SIO भी खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 वोल्ट, इसमें कम से कम 500 मिली एम्पियर तो होगा ना, या 200 मिली एम्पियर तो होगा ना। तो 200 मिली एम्पियर को क्या एक MOSFET पुल डाउन कर सकता है? बहुत ही लो ये वाला। अगर किसी माइक्रो कंट्रोलर का अंदर कोई MOSFET लगा हुआ है ओपन ड्रेन के लिए, तो क्या इसको लो कर लेगा? नहीं करेगा ना। नहीं सर। तो ये इशू था, ये सॉल्व हो गया। प्लस हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया। और इसमें किसी को डाउट है तो कुछ पूछ लो मेरे से। सर एक PSID एक और तरीके से होता है ना, किस तरीके से? पास कराने के लिए। किस तरीके से? यानी ये थोड़ा इधर मॉस्फेट है, PSID लिखा हुआ ना, वहां से भी पुल अप कुछ होता है, वो वाला मेरे को समझ में नहीं आता। सर्किट सब एक ही है, खाली पार्ट का अरेंजमेंट है ना। ये पार्ट जो अरेंज किया गया है यही अलग अलग है बस। इसको इधर भी होता है और इस साइड भी होता है। हाँ, पार्ट कहाँ पे डाउट है उस स्कीमेटिक को देना, मैं क्लियर करवा दूंगा। और ये जो पार्ट का अरेंजमेंट ही खाली यहाँ पे अलग अलग रहता है, बाकी कनेक्शन और इसका जो डिटेल्स है ना, जितना भी यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है, इसका हो गया, चाहे ये रजिस्टर का हो गया, या चाहे ये रजिस्टर हो गया, सब ऐसे ही रहता है, A to Z ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये प्रोटेक्शन डाइट ESD के लिए है यहाँ पे। अब ये क्या होता है, ये क्यों लगाया गया है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसको मैं समझा दूंगा कि ये फंक्शन क्यों करता है। ये प्रोटेक्शन मोड में कब जाएगा, प्रोटेक्शन मोड में कब जाएगा, और कब नॉर्मल मोड रहेगा। ठीक है, नॉर्मल यानी कि एक्टिव, जैसे कि क्लोज सर्किट में रहेगा कब। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और किसी को पार्टिकुलर इस सेशन में कुछ पूछना है तो मुझे पूछो, मैं क्लियर करवा दूंगा, ताकि दोबारा से कोई इसमें दिक्कत ना हो जाए इस सर्किट पे। किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया। वीरेंद्र जी, अजीत, नासिर, नहीं सर। ललित? नहीं सर। नहीं। अरे कुछ तो पूछ लो। अरे इसमें क्या बोल रहा हूँ अगर ये बस की जगह IO भी खराब हो सकता है ना ये वाला? हाँ, खराब हो सकता है, हाँ आयु में खराब होती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस बस को ठीक करने से हो गया, तो IO पे क्यों जाओगे। तो जंपर तो वैसे ही रहेगा ना सर। हाँ, उसको ऐसे ही रखेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि यही ड्रॉप कर रहा है ना बीच वाला चीज। बीच का लाइन खराब है इसका। बीच का नेट जो है कहीं ना कहीं लीकेज होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम 6 लेयर होता है, 6 लेयर या 1 लेयर का PCB होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर या कुछ ऐसा इस तरह का कुछ मटेरियल चला जाता है, जिस कारण से वो कभी लो, कभी सही, कभी ओके चलता है। तो ये अपने आप से फ्लिकर यानी कि लो हाई होगा, तो डेटा थोड़ी ना आ जाएगा। नहीं आएगा। तो आपका मास्टर जो है वो डेटा रीड कैसे करना है, इसको रीसेट कब करवाना है, उसको उस तरह से लेता है। तो इसको कुल मिला के इसको यहाँ से शॉर्ट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। दूसरा चीज, ये रजिस्टर को पुल अप रजिस्टर को शॉर्ट नहीं करना है, समझ गए। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं सर। वीरेंद्र जी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा उनका? एक म्यूट करके रखा है। सो गए क्या, तबीयत अच्छा नहीं है? ठीक है, कोई इशू नहीं, उनको अगर डाउट होगा तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीरेंद्र जी है ही नहीं शायद, नहीं है।
वीडियो सर अपलोड होगा ना? वीडियो दे दूंगा मैं। तो ये अब दूसरा चीज इसमें डीएसओ वाला, मैं आपको एक चीज समझाया, डीएसओ का चीज आपको समझ में आया ना? डीएसओ जी सर। हाँ डीएसओ पार्टिकुलर डीएसओ का वीडियो परचेज नहीं करना है, या पार्टिकुलर किसी को ये नहीं बोलना कि मेरे को डीएसओ सिखा दो, क्योंकि डीएसओ एक टूल है ना, एक टूल है। आपको इस टूल को खाली चलाने आना चाहिए, यानी कि इस टूल को ऑपरेट करना आना चाहिए। बाकी जो चीज है आपको कोई सिखाएगा नहीं कि आपको ये सेटिंग कर लो, वो एक तो रट्टा वाला थ्योरी है, उसको आप रट लोगे और पार्टिकुलर उसी बोर्ड पे ऐसे ही उसी तरह से चेक करते जाओगे, और बाकी वो डब्बे की तरह को डीएसओ को उसमें कपड़ा रख के या तो एमएलआर लगने के लिए छोड़ दोगे। समझ रहे हो? तो इसलिए बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी के मतलब कहे हुए बात में नहीं जाना है। कोई आपको ऑफर करता है तो लेना नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है ना, कुछ मिलता नहीं है। वो एक सैंपल आपको लिख के दिखा दिया रहता है कि ये सैंपल ऐसा आता है, इतना सेटिंग है वगैरह वगैरह। वो तो आप खुद से अगर आपको उसको ऑपरेट करना आता है डीएसओ तो आप कर लो, अच्छा बोर्ड लेके मेजर कंपेयर कर लो। लेकिन अगर एक को मतलब एक चीज़ को जड़ से सीखना, मतलब वो हर एक जगह पे काम आता है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और ये वीडियो जैसे कि मैं बताया था कि मैं ये शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ लोग डेमो के लिए पूछ रहे थे, प्लस कुछ लोगों को डीएसओ के बारे में जानना था, और कुछ लोगों के लिए वही मतलब डेमो ही चाहिए था कि क्लासेस में आप मतलब कैसे किस तरह का नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो शेयर करूँगा यूट्यूब पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे। दूसरा चीज़ ये बोल रहा हूँ कि इसमें मैं जो भी बताया हूँ, मे भी मिस्टेक हो सकता है कि हम लोग तो इतना बड़े ये नहीं है कि हमारा उतना तो नॉलेज है नहीं उसके ऊपर, लेकिन जितना ज़रूरी होता है हमारे को, जितना काम में लगता है, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बस उतना ही हमारे को जानना सफिशिएंट होता है। इससे ज़्यादा जान के क्या करोगे, उसमें क्या मिलेगा? तो बस यही इतना ही शेयर करना था। बाकी ये दूसरा चीज़, ये डीएसओ वाला चीज़ है, डीएसओ पार्टिकुलर डीएसओ के लिए कुछ ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से जो कम्युनिकेशन को आप ट्रैक करना चाहते हैं, जिस कम्युनिकेशन को मेजर करना चाहते हैं, उस कम्युनिकेशन के बारे में समझिए, और उस पार्टिकुलर उसमें क्या चलता है वो समझिए, तभी उसका ग्राफ या आपको जो भी यहाँ पे आपका वेब फॉर्म मिल रहा है उसके बारे में समझ में आएगा, वो सही है या गलत है उसके बारे में समझ में आएगा। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको समझने के लिए। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ से मतलब एक अच्छा बोर्ड से सैंपल लेके फ़ोटो उठा के वहाँ पर रख लो, ख़राब वाला है तो मैच करना, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत तरह का चीज़ है, और बहुत तरह का मतलब लोगों का ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि आपको डीएसओ के बारे में या इसके बारे और किसी टूल के बारे में तो जानना ही है, लेकिन उसके लिए पार्टिकुलर कुछ ऐसा कोर्स नहीं है कि आपको पता चल रहा है। और उसके लिए कोर्स क्या होता है, जो बेसिक स्कीमेटिक में जो कम्युनिकेशन लाइन होता है, जो कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया है, जो जिस तरह से डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस तरीके का सर्किट बनाया गया है, उस सर्किट को कैसे एनकोड करना है, कैसे समझना है, ये चीज़ हमको सीखना होता है। और यही चीज़ मैं शेयर करता हूँ और सिखाता हूँ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो मुझे एक्सपीरियंस किया हूँ मैं, और मैं जिस तरीके से केस सॉल्व करता हूँ, जिस तरीके से समझता हूँ, वही सब शेयर करता हूँ इस कोर्स के अंदर। और जिनको ज्वाइन करना है वो जनवरी से मेरा दूसरा एक बैच चालू होगा, उसके लिए मेरे को आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और मैं इसमें जो पॉपअप पे आ रहा है नंबर, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा हूँ, वहाँ पे आप कॉल करके उसके लिए पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह का नॉलेज मैं शेयर करूँगा और इसी तरीके से शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं और किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।